हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम पेश कर रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र के केसेस हैं दो बच्चियों के। एक की जंग थी इस दुनिया में आने के लिए और दूसरी की जंग थी इस दुनिया में रहने के लिए। दोनों बच्चियां इतनी मासूम थीं कि उनके कोमल मन ये समझने की उम्र में भी नहीं थे कि बेदर्द दुनिया कितनी गिर सकती है। तो आज का केस आस्था की दास्तां। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे चेकअप करवाने की क्या जरूरत थी। हमारे डॉक्टर ने भी कहा था कि सब कुछ ठीक है, पर मेरे पति जयेश वो नहीं माने। जिद करके अलग अलग डॉक्टर के पास ले जाते रहे, पता नहीं क्यों। डॉक्टर पारिक ने पिछली 2 डिलीवरी करवाई है मेरी, और इस बार भी उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? दूसरे डॉक्टर के पास जाने में हर्ज भी क्या है? हाँ? और जो कर रहा हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। अब तो इस डॉक्टर ने भी कह दिया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैं भी और हमारा बच्चा भी। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? जयेश दीकरा, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, सब ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर असली टेंशन के बारे में बताया कि नहीं? नहीं। लेकिन तूने पूछा तो था ना? हाँ, पर उन्होंने मना कर दिया। जानते नहीं ये गैर कानूनी है? पागल हो गए हैं आप? ये बोर्ड नहीं पढ़ा आपने? मैं नहीं बता सकती कि आपकी पत्नी की कोख में पल रहा बच्चा लड़का है कि लड़की। बच्चे के बारे में जानना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस बार सहन नहीं होगा हमसे। 2 बार मायूस हुए हैं और हम ही जानते हैं कि दोनों बार अपने मन को कैसे मनाया है, और अब नहीं। ये वजह थी उनकी परेशानी की। 2 बेटियां। मेरे पति और सास ससुर चाहते थे कि इस बार बेटा ही होना चाहिए, पर क्या ये मेरे हाथ में था? क्या इसमें मैं कुछ कर सकती थी? देखने सुनने में ये विचारधारा कितनी ही पिछड़ी और संकुचित क्यों ना लगे, लेकिन निराशाजनक सच्चाई तो यही है कि आज भी ये दकियानूसी सोच लोगों के दिमाग में घर बनाए बैठी है। अफसोस की बात तो यह है कि आस्था का पति जयेश भी अपने माँ बाप की इस अनुचित ख्वाहिश को जायज मानकर उसी रूढ़िवादी सोच की बेड़ियों से बंध गया था और अपनी पत्नी से उस चीज की मांग कर रहा था जिसे पूरा कर पाना दरअसल आस्था के हाथ में था ही नहीं। मैंने कही दऊं छू, इस बार लड़का ही होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कहूँ? 2 लड़कियां दी हैं तूने, कुछ कहा है मैंने? इस बार नहीं चलेगा, इस बार लड़का होना ही चाहिए। अरे पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चे का लड़का या लड़की होना औरत पर नहीं आदमी पर निर्भर करता तू है। मुझे विज्ञान मत सिखाया, जो करना है कर। हाँ, घर को कुलदीपक देना औरत की जिम्मेदारी होती। 8 साल से आस लगाए बैठे हैं मेरे बापू जी। 2 बार उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस बार उनका पोता पाने का सपना पूरा होना ही चाहिए। समझ तू इस बात को। चिंता नहीं कर दीकरी, जहेश कुमार गुस्से में बोल गए होंगे। अगर इस बार भी लड़की हुई ना तो देखना, किंजल और हेतल की तरह उसे भी अपना लेंगे। और बेटी,
इच्छा तो सभी की होती है ना बेटा पाने की। ये सब तो किस्मत की बातें हैं। पर माँ, जयेश अब पहले जैसे नहीं रहे, वो बदल गए। और अगर इस बार भी बेटी हुई ना तो पता नहीं क्या होगा। आस्था तू रो मत, बात ठीक कह रही है। देख अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो जयेश कुमार तुझे कुछ नहीं कहेंगे। लड़की भी हुई तो उसे अपना लेंगे, आखिर होगी तो उनकी अपनी ही बेटी। क्या बात इतनी आसान थी? जब मैं पहली बार मां बनने वाली थी, मेरे सास ससुर तो तभी से बेटे की उम्मीद लगाए बैठे थे। उन्हें तो पूरा विश्वास था कि लड़का ही होगा। पूरे मोहल्ले में कहते फिरते थे, बेटे के आने की खुशियां मना रहे थे। ले ले पेंडा ले, सेना पेंडा जी मेरे यहाँ पोता आने वाला है। अरे तुम्हें पढ़ लियो। अरे शारदा ले ले आ पेंडा खा। अरे कई खुशी माँ चित्रा। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ, मेरे यहाँ पोता आने वाला है। पर आस्था की डिलीवरी को तो भी टाइम है ना, अभी तो 1 महीना बाकी है। तो अभी से पेड़े क्यों बांट रही है? मुझे अभी से पता है कि लड़का ही होगा, और तू फिक्र मत कर, पोते के आने के बाद भी तुझे पेड़े खिलाऊंगी। तू खा और सबको खिला घर में। हाँ, मैं बाकी सबको बांट के आती हूँ। लो 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 लो। आस्था, ये तो बिल्कुल तुम पर गई है। आस्था, ये कैसे हो गया? तुम तो हमें पोता देने वाली थी ना? अब इस बार भगवान ने हमें बेटी दी है, इसमें कोई क्या कर सकता है? जयेश, तू नहीं समझेगा, जब उम्मीदें टूटती है ना तो कैसा लगता है। मायूस तो हुए थे वो, पर फिर भी उन्होंने मेरी बेटी को अपना लिया, शायद इस उम्मीद में कि अगली बार लड़का ही होगा। पर जब अगली बार भी लड़की हुई तो उनकी मुझसे लगाई सारी उम्मीदें टूट गई। एक प्यारा पति, ख्याल रखने वाले सास ससुर, सब बदल गए। मम्मी भूख लगी, जल्दी खाना दो। हाँ 1 मिनट। बाप हेतल को खाना दे देंगी, वो पानी आ गया तो मैं तब तक पानी भर लेती हूँ। मुझे तो कहना ही मत, बेटियों को तुमने जना है, तुम ही संभालो। और उनके बहाने काम टालने की कोशिश मत करना, गलती तुम्हारी है, तुम ही भुगतो, हम क्यों भुगते। और हाँ, तुम्हारे ससुर के आने से पहले खाना तैयार रखना। मैं सत्संग में जा रही हूँ, शाम को लौटूंगी। आस्था की सास मानो उसे बेटियां पैदा करने की सजा दे रही थी। अब आस्था तीसरी बार मां बनने वाली थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके घर वालों के मन में क्या चल रहा है। जयेश और उसके पेरेंट्स आस्था और उसकी कोख में पल रहे मासूम की जिंदगी के साथ खेल रहे थे। बेटे की अंधी चाहत में एक गुनाह करने जा रहे थे। क्या हुआ जयेश भाई, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या कहूँ धीरज, आस्था प्रेग्नेंट है। तो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? वैसे भी आप तो अनुभवी हो, पहली बार थोड़ी ना है। पिछली दोनों बार सब ठीक हुआ था ना, इस बार भी वैसा ही होगा। नहीं नहीं, इस बार वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं जयेश भाई। अब समझ में आई बात, पहले बताना चाहिए था ना। आपकी इस प्रॉब्लम का इलाज है मेरे पास। क्या? एक डॉक्टर है, गिरीश मिस्त्री नाम का, बहुत ही समझदार आदमी। आप जैसों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझता है। एक नया मैटरनिटी होम खुला है, VS मैटरनिटी होम, वहाँ पे डॉक्टर है वो। आप वहाँ जाके उससे मिलो, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाए। जयेश, हम अभी तो डॉक्टर पूजा के पास गए थे, अब फिर से इस नए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? अरे मैंने सुना है बहुत अनुभवी डॉक्टर है ये, बड़ा ही एडवांस मैटरनिटी होम है इनका। और तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी और बच्चे की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ।
एवरीथिंग इज फाइन। जो दवाइयाँ चल रही है वही कंटिन्यू कीजिए। मैं बस एक टॉनिक ऐड कर रहा हूँ, ये लीजिए। डॉक्टर, हमें पहले से ही 2 बेटियां हैं, तो इस बार हमें बेटा चाहिए। तो लड़का होगा ना? अरे लड़का हो या लड़की, ज़रूरी तो यह है कि बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो, वजन सही रहे और माँ की सेहत अच्छी रहे। प्रेगनेंसी को 4 महीने हो चुके हैं, मतलब सोनोग्राफी में तो सब साफ साफ दिखाई देता होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने आपकी वाइफ को दिखाया भी। बच्चे के हाथ, पैर, उसके मूवमेंट्स सब कुछ अच्छे हैं। मतलब आप तो सब जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम सब कुछ तो नहीं जानते, बस अपना काम जरूर जानते हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, और ये भी सुना है कि आप हम जैसों की सिचुएशन समझते हैं और मदद भी करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, वो क्या है ना कि हमारा क्लिनिक अभी नया है और ज़्यादातर पेशेंट्स रेफरेंस से ही आते हैं। अच्छा, वो मुझे राउंड पे भी जाना था, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धीरज, तू तो कह रहा था बड़ा समझदार आदमी है, तो मेरी बात समझ ही नहीं रहा था वो। पता तो चला नहीं लड़का या लड़की, विजिट का खर्चा हुआ वो अलग, तो ऊपर से ये आस्था भी। रास्ते में सवाल पे सवाल किए जा रही थी। भाभी के सामने पूछा आपने? हाँ तो? हाँ जयेश, अरे भाभी के सामने थोड़ी बताएगा वो, ये सब गैर कानूनी काम है, छिपा के करने पड़ते हैं। आप एक काम करो, अकेले में जाके बात करो। क्या समझा आपने मुझे? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? सॉरी डॉक्टर। क्या सॉरी? आप फार्मेसी पढ़े हो, केमिस्ट की नौकरी करते हो, आपको इतना नहीं पता कि ये काम इलीगल है? पता है डॉक्टर, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, और मुझसे किसी ने कहा कि आप मदद कर सकते हैं। किसने कहा ये सब आपसे? मुझे अफसोस होता है मिस्टर जयेश, जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते हैं। किसने मेरे बारे में बताया आपको? जाने दीजिए ना डॉक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई। गलती तो हुई है आपसे। आपको समझना चाहिए था कि इस तरह की बातें खुलेआम नहीं होती। और मिस्टर जयेश, ऐसे काम की कीमत होती है। क्या कीमत होगी? 15,000। 15,000 ले आइए, मैं बता दूंगा आपकी पत्नी के पेट में बेटी पल रही है या बेटा। $15,000 देंगे तो बताएगा लड़का है या लड़की। ये सब डॉक्टर भी ना इंसान की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। 15,000 बहुत ज्यादा है। हमारे वंश का नाम आगे बढ़े ना, वो ज्यादा जरूरी है। जयेश, तुम कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त करो। इस बार अगर लड़की हुई ना, तो मैं उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। थैंक यू। कब पता चलेगा डॉक्टर के लड़का है या? पता तो सोनोग्राफी करते वक्त ही चल गया था मिस्टर जयेश। आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं चाहिए ये लड़की, आप कुछ कीजिए प्लीज। जयेश भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? हम सिर्फ लिंग परीक्षण कर सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते। डॉक्टर साहब, मैं पहले से 2 लड़कियां पाल रहा हूं, ये बोझ क्या कम है कि और एक लड़की का बोझ उठाऊं? कुछ तो रास्ता होगा। एक रास्ता है जिससे तुम्हारा बोझ और नहीं बढ़ेगा। कैसे? आस्था के पेट में एक बार फिर से लड़की पल रही है, ये जानकर जयेश और उसके माँ बाप की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। पेट में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करवा के वो एक गैर कानूनी काम तो कर ही चुके थे, लेकिन अब जो वो कदम उठाने जा रहे थे वो सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि हैवानियत थी। वो हर हाल में इस बच्ची को इस दुनिया में आने से रोकना चाहते थे। मैं नहीं जानती थी कि कोई इस हद तक भी गिर सकता है, और वो भी मेरा पति, मेरी बेटियों का बाप, मेरे होने वाले बच्चे को उसका अपना बाप, उसके अपने दादा दादी ही मारने की सोच रहे थे, और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी।
प्रेगनेंसी को 4.5 महीने हो चुके हैं। ऐसे में अबॉर्शन करना बहुत रिस्की होगा, और अगर किया भी तो क्या तुम्हारी पत्नी इसके लिए तैयार होगी? आस्था कभी तैयार नहीं होगी। अब माँ की परमिशन के बगैर अबॉर्शन करना तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो हो सकता है डॉक्टर। एक रास्ता है जिससे बच्चा भी गिर जाएगा और तुम्हारी पत्नी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है? कैसे? पैसे से। कितने? सिर्फ 20,000। ठीक है, मैं और 20,000 रुपयों का इंतजाम करता हूँ। आप बस इस बच्ची से छुटकारा दिलवाइएगा। पैसे लेकर आओ, मैं दवा तैयार रखूंगा। 10 दिनों तक अपनी पत्नी को खिलाते रहना, और अगर सब कुछ सही रहा तो बिना ऑपरेशन के ही तुम्हारा काम हो जाएगा। वाह, दवा है। कुछ भी करके आस्था को रोज खिलानी पड़ेगी। लेकिन उसे शक हो गया तो? तुम्हें ध्यान रखना होगा कि उसे शक ना हो। अपना बर्ताव थोड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ, तो चिंता मत कर, मैं उसे दवाई खिला दूंगी। एक बार इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए ना, तो मैं अम्बे माँ के दर्शन करने चली जाऊंगी। हे अम्बे माँ। अरे 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 बेटा, आटલું બધું वजन नहीं उपाड़। तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारा ध्यान रखो तुम, हम है ना काम करने के लिए। आस्था बेटा, ये दवाई खा ले। पर बाप, दवाई तो मैंने ले ली। ये खास दवाई है। वो जो मेरी सहेली है ना उषा, उसकी पहचान वाला डॉक्टर अमेरिका से डिग्री लेके आया है। उसकी बहू को डिलीवरी के वक्त यही दवाई खिलाई थी। और तुमको पता है, उसकी बहू को 4 किलो का लड़का हुआ। तू भी चाहती है ना तेरा बच्चा तंदुरुस्त हो? हाँ, तो ले, ये दवाई खा ले। बा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, तो गुस्से में कुछ भी बोल जाती हूँ। बाकी बच्चे तो भगवान की देन है। वो जो चाहेगा ना वही मिलेगा। तू बस ये दवाई खाती जा। मैं रोज तुझे याद से दवाई खिलाऊंगी। हाँ? पकड़ा, आओ पकड़ा। ध्यान से। आओ पकड़ा, आओ। जयेश दिकरा, 2 हफ्तों से रोज दवाई दे रही हूँ, लेकिन लगता नहीं कुछ असर हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पेट थोड़ा और बढ़ गया है। ये डॉक्टर मिस्त्री ने हमसे पैसा लेके हमें उल्लू तो नहीं बनाया ना? मैं पूछता हूँ डॉक्टर से जाके। तो एक काम कर, दूसरी डॉक्टर के पास ले जा बहू को चेकअप के लिए। अगर अभी भी उसके पेट में बच्चा बढ़ रहा है तो समझ ले कि तेरी बा का शक सही है। डॉक्टर मिस्त्री ने हमें उल्लू ही बनाया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी 2 डिलीवरी हो चुकी है और इससे पहले तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इतने डॉक्टर्स के पास जाने की। फिर इस बार हम इतने डॉक्टर्स के पास क्यों जा रहे हैं? मुझे भी शौक थोड़ी ना है बार बार चेकअप पे खर्चा करने का। जो कर रहा हूँ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए कर रहा हूँ ना। हाँ, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है और मुझे तो दर्द भी नहीं हो रहा। तभी तो। क्या? एक बार जाता क्या है दिखाने में? हमेशा तो शिकायत करती रहती हो, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है। अब जब रख रहा हूँ तब भी प्रॉब्लम है तुम्हें। हद है यार।
बच्चा बिल्कुल ठीक है। इट्स अ हेल्दी चाइल्ड, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आस्था, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर के पास जाके तुम्हारी दवाइयाँ वापस एक बार दिखा के आता हूँ। बैठो। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। 21वां हफ्ता चल रहा है आपकी वाइफ को, ऐसे में अबॉर्शन की बात कर रहे हैं आप? मैडम, दरअसल वो हमें बच्चा नहीं चाहिए, वो गलती से रह गया था। 5 महीने के ऊपर हो चुके हैं अब। अगर अब अबॉर्शन करते तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। आप ऐसा सोचिए भी मत, और ना ही दोबारा ऐसी बात मुझसे कीजिएगा। अच्छा होगा आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिए। क्या हुआ? सब दवाइयाँ ठीक है ना? ये कौन सी दवाई दी थी आपने? बच्ची तो बढ़ते ही जा रही है, क्या फायदा हुआ आपको इतने पैसे देने का? मेरा इरादा सिर्फ तुम्हारी मदद करने का था। अब दवाई असर नहीं कर रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप बताइए डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए ये लड़की। अब कोई चारा नहीं है, ना दवा असर कर रही है ना अबॉर्शन हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता अब। मम्मी, छोटा बाबू कब तक अंदर रहेगा? बाहर कब आएगा? अरे अभी तो वो 4 महीने बाद बाहर आएगा। मम्मी, छोटा बाबू मेरे साथ खेलेगा? हाँ, जैसे तू मेरे साथ खेलती है और जैसे तू मुझे परेशान करती है ना, देखना वो भी तुझे परेशान करेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, हम साथ में खेलेंगे। मम्मी, फिर तो मैं भी दीदी बन जाऊंगी ना, हेतली की तरह। तुम भी दीदी बन जाओगी, तुम किंजल दीदी और ये हेतल दीदी। न जाने अम्बे माँ हमारी मुराद कब पूरी करेगी। जयेश बेटा, कुछ करो ना। क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रही मेरी। डॉक्टर ने कह दिया है अब कुछ नहीं हो सकता, क्या करूं? कहते हैं कि जिंदगी देना उसके हाथ में। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, होता वही है जो ऊपर वाले की मर्जी होती। लेकिन कुछ इंसानों में इंसानियत छोड़कर हैवानियत अपनाने की क्षमता होती है। वो ये भूल जाते हैं कि उनके घिनौने अपराध की कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ती है। ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान के अंदर कि वो किसी दूसरे इंसान की जान लेने को तैयार हो जाता है? किसी को मार कर क्या कभी कुछ हासिल हो सकता है? देखो, मुझे भी बुरा लगा कि उस दिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। उस दिन के बाद मैंने बहुत सोचा। मुझे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नजर आ रहा है। क्या? ऑपरेशन करना होगा। ये ऑपरेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। कीजिए ना। देखो, ऑपरेशन काफी रिस्की है, इसलिए पैसे भी ज्यादा लगेंगे। कितने? 35,000। 35,000? जयेश, ज्यादा सोच मत, दे दे। कहां से लाऊं? पिछली बार एफडी तोड़वा के दिए पैसे, अब कहां से लाऊं? जब दहेज देने की बात आएगी ना तो कमर टूट जाएगी। इससे अच्छा है अभी किसी से उधार ले ले। लाखों का कर्जा लेने से अच्छा है ना हजारों की उधारी ले ले। ये सही कह रहे जयेश, इस मौके को हाथ से जाने मत दे। बस अम्बे माँ इस मुसीबत से छुटकारा दिला दे। मुझे महसूस होने लगा था कि मेरे पति और सास ससुर के मन में कुछ चल रहा है, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो ये जानते हैं कि मेरे कोख में एक लड़की पल रही है। उस दिन जब जयेश मुझे फिर से डॉक्टर मिस्त्री की क्लिनिक में लेकर गए, मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था। डॉक्टर, ये इंजेक्शन किस लिए? कुछ नहीं,
विटामिन का इंजेक्शन है। लेकिन विटामिन के लिए तो मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, और इसके पहले की 2 प्रेगनेंसी में भी इन महीनों में मैंने कभी कोई इंजेक्शन नहीं लिया। फिर तब की बात और थी, तब आपकी उम्र भी तो कम थी। आफ्टर 30 कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, तभी एक्स्ट्रा विटामिन की जरूरत पड़ती है। थोड़ा चक्कर आएगा आपको और नींद भी आएगी, पर फिक्र मत कीजिएगा, ऐसा होना नॉर्मल है। सुनिए, जब आस्था को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तब उसे अंदेशा हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। वो इस बारे में जयेश से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे इतना होश नहीं था कि वो कुछ पूछ सके, कुछ कर सके। डॉक्टर, क्या हुआ? बच्चा तो अबॉर्ट हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। अब क्या हुआ? आस्था की ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, खून काफी बह रहा है। तो कुछ कीजिए डॉक्टर, रोकिए उसकी ब्लीडिंग को। अब ये केस मेरे बस का रहा नहीं, उसे अभी के अभी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? इस हालत में कहाँ लेके जाऊं मैं उसे? और दूसरे अस्पताल में, मतलब बच्चे की बात का भी तो पता चलेगा सबको। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, मैं एम्बुलेंस बुला कर लाता हूँ। वहां जाकर सिर्फ इतना ही कहना कि मिस कैरेज हुआ था और ऑपरेशन करने के लिए एडमिट किया था। डॉक्टर, साजिश कामयाब हो चुकी थी, बच्ची गिरा दी गई थी, लेकिन एक मुश्किल आ खड़ी हुई थी। कोख में पल रही बच्ची से छुटकारा पाने के लिए किए गए इस इल्लीगल ऑपरेशन ने आस्था की जान को खतरे में डाल दिया। आई एम सॉरी मिस्टर जयेश, यहाँ आने से पहले उनका काफ़ी खून बह चुका था। हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए हैं। हाँ जयेश, बच्चे का काम हो गया ना? हाँ बाबूजी, लेकिन आस्था। क्या हुआ आस्था को? आस्था नहीं रही। आस्था नहीं रही? ये सब बच्चा गिराने की वजह से हुआ? हाँ। ये सब गड़बड़ी की वजह से हम पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना? मेरी डॉक्टर मिस्त्री के साथ बात हो गई है, वो सर्टिफिकेट दे देंगे कि बच्ची माँ के पेट में ही मर चुकी थी, इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ा। माँ की जान बचाने के लिए ये ज़रूरी था, और इस अस्पताल के डॉक्टर्स भी वही कहेंगे, क्योंकि मैंने उनसे वही कहा है। मैं आस्था के मायके वालों को खबर कर देता हूँ। क्या ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ आस्था को? आस्था नहीं रही। वो कह रहे थे बच्चा पेट में ही मर गया, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा। और ऑपरेशन के दौरान ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? मेरी रोज बातें होती थी फोन पर आस्था से। उसने तो कहा था वो बिल्कुल ठीक है, उसके सारे रिपोर्ट भी नॉर्मल थे। फिर ऐसा कोई ऑपरेशन करना था तो हमें फोन क्यों नहीं किया? हम भी पहुंच जाते हॉस्पिटल, लेकिन आस्था तो इस बात से परेशान थी कि उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी जयेश कुमार उसे बार बार अलग अलग डॉक्टर के पास लेके जाते थे चेकअप के लिए। हाँ,
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग नहीं आस्था को, वह आस्था का डर शायद सही साबित हुआ है। शायद उन्हें पता चल गया था कि उसे लड़की होने वाली है, इसीलिए वो लोग ने बच्चे के साथ आस्था को। औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए हॉस्पिटल के अधिकारियों ने आस्था की मौत के बारे में लोकल पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने भी अपनी रूटीन कार्रवाई करते हुए संबंधित डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स लिए। ये रही आस्था की रिपोर्ट। उसे डॉक्टर मिस्त्री के क्लिनिक से इमरजेंसी में यहाँ लाया गया था। डॉक्टर मिस्त्री ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि इट वॉज अ केस ऑफ मिसकैरेज, तो उन्हें तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ा। बट ऑपरेशन के दौरान आस्था की ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। फिर उसे यहाँ लाया गया, बट बहुत देर हो चुकी थी, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए उसे बचाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। मम्मी को क्या हुआ पापा? मम्मी छोटा बाबू लेकर घर आने वाली थी ना। हे भगवान, कितनी खुश थी आस्था। हमारे घर एक नन्हा फरिश्ता आने वाला था। भगवान ने उसे हमसे क्यों छीन लिया? अभी क्या उम्र थी इसकी? यहाँ मेरी दो पोतियां बिन माँ की हो गई। मेरी बहन की डेथ एक्सीडेंटल नहीं थी सर, उसे मार डाला गया है और उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी। देखो अंकित, हमारी डॉक्टर विनीता से बात हुई। उनका कहना है कि आस्था जी का मिसकैरेज हुआ था। बच्चा निकालते वक्त उन्हें एक्सेस ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल से जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं वो भी यही कहती हैं। सर पिछले 2 महीनों में कई रिपोर्ट्स निकलवाई गई थी अलग अलग डॉक्टर्स से, सभी नॉर्मल थी। पिछली दोनों डिलीवरीज में भी आस्था को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए थे। फिर भी इस बार उसे अलग अलग डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाया जाता था, उसकी मर्जी के खिलाफ। ऐसा तुम्हारी बहन ने तुमसे कहा? जी सर, लेकिन गलती हमारी थी, हमने ही उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सर, आस्था का कहना था कि उसके ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि इस बार भी उसे फिर से लड़की हो। इस बात से भी वो बहुत परेशान थी। मुझे लगता है जरूर उन लोग को इस बात का पता चल गया होगा कि इस बार भी उसे लड़की होने वाली है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाकर ये सब चेकअप करवाते थे। अंकित, हमारी डॉक्टर मिस्त्री से भी बात हुई जिन्होंने आस्था जी का ऑपरेशन किया था, लेकिन उनका तो कुछ और ही कहना है। बच्चा कोख में ही मर चुका था इंस्पेक्टर, और प्रेगनेंसी को 21 हफ्ते हो चुके थे। ऐसे में अबॉर्शन का तो सवाल ही नहीं उठता था। माँ को बचाने के लिए बच्चे को कोख से निकालना जरूरी था। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे अफसोस है कि मैं उनको बचा नहीं सका। डॉक्टर विनीता ने भी हमें यही बताया कि बच्चा निकालते वक्त आस्था जी का गर्भाशय फट गया था, जिसकी वजह से एक्सेस ब्लीडिंग हुई और उनकी मौत हो गई। सर मैंने कहा आपसे कि सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, लेकिन अलग अलग टेस्ट करवाते थे वो। आस्था को जरा भी तकलीफ नहीं थी और एक दिन अचानक यूं ऑपरेशन करवा दिया बिना किसी को बताए। सर ये जयेश और उसके परिवार की साजिश थी, मेरी बहन और उसके बच्चे को मारने की। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। परमार, डॉक्टर्स की रिपोर्ट से तो यही नजर आता है कि एक्सीडेंटल डेथ का केस है, लेकिन भाई कहता है कि साजिश है। बेटे की चाहत में हुआ ये सब। वैसे सर, 2 नॉर्मल डिलीवरीज के बाद भी आस्था को प्रेगनेंसी के वक्त अलग अलग डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए लेकर जाना, ऊपर से खुद आस्था का अपने भाई से इस बात को कहना कि उस पर बेटे के लिए दबाव था, शक तो पैदा करता है। जिसे मिसकैरेज कहा जा रहा है, आखिर कोख में थी तो बेटी ही। तहकीकात तो बनती है परमार। वैसे भी बेटे की चाहत में बेटियों को बलि चढ़ाना हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूं सर, मैं जयेश की फैमिली की डिटेल्स निकालता हूं और जिन जिन डॉक्टर्स के पास उसको चेकअप के लिए लेकर गए थे उनसे भी बात करता हूं। अगर ऐसा कुछ भी है तो सामने जरूर आएगा। अगर आस्था और उसकी बेटी किसी की पिछड़ी सोच की बलि चढ़ी है तो उन्हें इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। परमार सर, डिटेल्स निकालना शुरू करो। सर। जी हाँ, जयेश आचार्य पिछले महीने ही अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया था। बच्चा और माँ दोनों की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी।
लेकिन ये सुन के उसे झटका लगा और उसने वापस आके मुझसे अकेले में अबॉर्शन के लिए भी पूछा। हमें बच्चा नहीं चाहिए, वो गलती से रह गया था। मैंने उसे साफ मना कर दिया और यहाँ से चले जाने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद वो यहाँ नहीं आया। धीरज, मैं सच कह रहा हूँ, मुझ में जरा सा भी धीरज नहीं। अगर तूने मुझसे झूठ बोला या कोशिश भी की तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू हमेशा हमेशा के लिए दवाइयां बेचना भूल जाएगा। पुलिस की मार से जो दर्द पैदा होगा ना तेरे शरीर के अंदर, उस दर्द को तेरी दुकान की कोई भी दवाई, कोई भी पेन किलर मिटा नहीं पाएगा। नहीं साहब, मुझे मारना मत, मैं बताता हूँ आपको सब। जयेश भाई ये जानना चाहते थे कि उन्हें लड़की होने वाली है या लड़का, इसीलिए मैंने ही उन्हें डॉक्टर मिस्त्री के पास भेजा। मैं जानता था कि डॉक्टर मिस्त्री पैसा लेके ये काम करते हैं। वहां जाके उन्हें पता लगा कि आस्था भाभी को लड़की होने वाली है और वो लोग नहीं चाहते थे कि लड़की हो। धीरज आया नहीं? आपको पता नहीं, धीरज भाई को तो पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस? हाँ, और कुछ बताया भी नहीं कि क्यों ले जा रही है। बापूजी, पुलिस धीरज तक पहुंच गई है, पक्का हम तक भी पहुंचेगी। लेकिन पुलिस को हम पर शक हुआ कैसे? ये सब अंकित और उसकी माँ का किया धरा है। पर अब क्या करें? हेलो, हाँ हाँ, ठीक 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 है, हम पहुंचते। कौन था? पुलिस स्टेशन बुलाया हम सबको। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग अंदर जाओ, खेलो, मैं आता हूँ। हाँ? एक काम कर बेटा, तुम अकेले ही चले जाओ। वो लोग कुछ भी बोले ना तो अपनी बात पे अड़े रहना और कहना मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, सही कह रहे तेरी बा। अगर हम तीनों जाएंगे तो तीनों फंसेंगे, एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पाएंगे। झूठ है ये सब। लगता है अंकित को अपनी बहन की मौत का सदमा लगा है, इसीलिए ये सब बकवास बातें फैला रहा है वो। सदमा तो अब तुझे लगेगा जयेश, क्योंकि तेरी एक घटिया सोच अब सबको पता चल चुकी है। डॉक्टर पूजा, जिनसे तूने यह जानना चाहा कि आस्था की कोख में लड़का है या लड़की। डॉक्टर लता, जिससे तूने बच्ची को ऑपरेट करवाने की बात की। कुछ याद आया? अच्छा, मैं अपने तरीके से याद दिलवाऊं। जब तेरी इन दोनों जगह बात नहीं बनी तो तूने अपने दोस्त धीरज से मदद मांगी, जिसकी सोच भी तेरी ही तरह गिरी हुई है। तब उसने तुझे डॉक्टर मिस्त्री के बारे में बताया। तूने धीरज से पैसे उधार लिए अबॉर्शन करवाने के लिए। जिस दुकान पर तू काम करता है उस दुकान के मालिक से तूने एडवांस में सैलरी उठाई ऑपरेशन कराने के लिए। उन पैसों से तूने अपनी बीवी, अपनी बेटी को मरवाया, कत्ल करवाया उनका। मैं भी यही चाहता हूं जयेश कि तू इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल ना करे, क्योंकि तभी तो मुझे मौका मिलेगा तेरे जैसे जलील आदमी की चमड़ी उधेड़कर सच उगलवाने का। अंकल, पापा के जाने के कुछ देर बाद दादी दादा भी चले गए। मैंने पूछा पर उन्होंने बताया नहीं। सरासर झूठ है ये। कोई मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये बोर्ड भी लगाया है हमने, देखिए। सर, मैं ऐसा इलीगल और इनह्यूमन काम करने की सोच भी नहीं सकता। सोच तो आप ये भी नहीं सकते डॉक्टर मिस्त्री कि अगर हमने आपका ऑपरेशन किया तो आपका क्या होगा। शायद वही जो आस्था के साथ हुआ। आपकी भी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और इमरजेंसी में आपको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ सकता है। जयेश ने अपना मुंह खोल दिया है और आपकी पोल भी। चलिए, हमने अपने लॉकअप में आपके ऑपरेशन की सारी तैयारियां करके रखी है। सॉरी इधर बेटा, तुम्हारी मम्मी की बात मुझे पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। वहां अकेली हो गई थी, कोई नहीं था उसके साथ। लेकिन हमने कुछ नहीं किया उसके लिए।
पर तुम दोनों को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए जो भी जिंदगी सोची है वो देने की पूरी कोशिश करूंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा। डॉक्टर मिस्त्री और जयेश दोनों इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं। जयेश के माता पिता अब भी फरार हैं। डॉक्टर मिस्त्री जिस मैटरनिटी होम में काम करते थे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही हॉस्पिटल सील कर दिया जाएगा। डॉक्टर मिस्त्री के स्टेटमेंट के मुताबिक हॉस्पिटल के 2 डायरेक्टर्स भी इन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे और उसमें साथ दे रहे थे। हालांकि वो दोनों डायरेक्टर्स भी इस वक्त फरार हैं। जयेश, उसके माता पिता, डॉक्टर मिस्त्री और हॉस्पिटल के संचालक, इन सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 114 के तहत अपराध को बढ़ावा देने के लिए, धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए, धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए, धारा 313 के तहत बिना महिला की इजाजत के उसका गर्भपात करवाने के लिए, धारा 314 के तहत गर्भपात के प्रयास के दौरान हुई हत्या के लिए और PNDT प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट ऑफ 1994 की धारा 22 के तहत लिंग परीक्षण तकनीक का गलत इस्तेमाल करने के लिए बुक किया गया है। सभी फरार आरोपियों को वांटेड घोषित किया गया है। आस्था की जान बच सकती थी और उसकी कोख में पल रही बच्ची की भी, लेकिन जयेश और उसके माँ बाप की बेटे को पाने की अंधी लालसा और डॉक्टर मिस्त्री जैसे अनएथिकल प्रोफेशनल के लालच ने 2 मासूम जानों को मौत के घाट उतार दिया। ये संकुचित और घिनौनी मानसिकता हमारी सभ्यता और संस्कृति पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। जरूरत है कि इस हैवानियत को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। स्कूल हो या घर, दफ्तर हो या सार्वजनिक स्थल, देश के हर कोने तक सब लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़का हो या लड़की, दोनों एक समान है। इस बात को सिर्फ मानने की ही नहीं बल्कि अमल में लाने की जरूरत है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.